आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे, किन वजह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और उनमें क्या क्या, किन किन व्यक्तियों का, किन किन संस्थाओं का, किन किन देशों का योगदान रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में हम सबसे पहले कारण के रूप में देखते हैं जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद का उदय। हिटलर ने जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा एवं सम्मान की पुनर्प्राप्ति के लिए उग्र राष्ट्रवाद की नीति अपनाई तथा लेव सेम रोम की नीति का भी पालन किया। वह कहता था कि हमें मक्खन नहीं बंदूक चाहिए एवं मेरे समय में युद्ध हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार जर्मनी का जो उग्र राष्ट्रवाद है उसने वहाँ की जनता और सेना को बहुत उग्र कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। दूसरा कारण है इटली और जापान में उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इटली में मुसोलिनी के अनुसार शांति की बात करना मूर्खता है, फासीवाद इसमें विश्वास नहीं करता। जापान में आधुनिकीकरण के पश्चात वह विश्व की एक सैनिक शक्ति के रूप में उभरा। उसने 1931 में मंचूरिया तथा 1937 में चीन पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ही परिणत हो गया। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द में कमी आई। इटली में मुसोलिनी ने और जापान के आधुनिकीकरण ने द्वितीय विश्व युद्ध को और आगे बढ़ाया। तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं अल्पसंख्यकों में असंतोष। वर्साय की संधि के अनुसार यूरोप के मानचित्र के पुनर्निर्माण के कारण अल्पसंख्यकों को नए राज्यों के साथ जोड़ा गया। सुडेटनलैंड चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। सर्बिया के साथ बोस्निया हर्जिगोविना एवं क्रोशिया जोड़े गए। इसका हिटलर ने लाभ उठाकर मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे अल्पसंख्यकों में असंतोष अधिक उत्पन्न हो गया। चौथा कारण है यूरोप का ध्रुवीकरण होना। एक और ध्रुवीय राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस थे। इस प्रकार यूरोप का ध्रुवीकरण दो गुटों में हो गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, जो दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए थे। पांचवें कारण के रूप में हम देखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की नीतियों में आपसी मतभेद। इंग्लैंड और फ्रांस की जर्मनी के प्रति नीति में मतभेद था। इंग्लैंड ने यूरोप में शक्ति संतुलन की नीति का अनुसरण किया। वह जर्मनी को राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने का पक्षधर था। दूसरी ओर फ्रांस जर्मनी को राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रखना चाहता था। फ्रांस की इच्छा जर्मनी को आगामी 60 वर्षों तक जर्मनी को युद्ध करने के काबिल नहीं छोड़ना था। इंग्लैंड और फ्रांस के आपसी मतभेद के कारण राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बन गया। फलतः अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द में कमी आई और इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस प्रकार की जो ये नीतियाँ थीं इंग्लैंड और फ्रांस की, ये द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखी जाती है। छठा कारण हम देखते हैं आर्थिक संकट के रूप में। आर्थिक संकट के समय भी सभी यूरोपीय देशों ने स्वार्थपूर्ण नीति का अनुसरण किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कड़वाहट आई। इसी समय जापान, इटली एवं जर्मनी आदि देशों ने उग्र राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। बेरोजगारी की समस्या के हल हेतु सभी देशों ने हथियार उत्पादन पर बल दिया। आर्थिक संकट ने ही जर्मनी में हिटलर के उदय के लिए परिस्थितियां तैयार हुईं। हिटलर की नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को अनिवार्य बना दिया। देख रहे हैं हम कि जिस प्रकार आर्थिक मंदी ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, बेरोजगारी की समस्या हुई और इसी ने हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को जन्म दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध अनिवार्य हो गया। सातवें कारण के रूप में हम देखते हैं वर्साय की संधि की असमानताएं। वर्साय की संधि जर्मनी के लिए
अपमानजनक संधि थी। उसने इस संधि को कभी भी अंतिम नहीं माना। इस संधि के अनुसार जर्मनी के सोना उगलने वाले प्रदेश उससे छीन लिए गए, सार का प्रदेश उससे छीन लिया गया, कई जर्मन राज्य अन्य देशों को सौंप दिए गए तथा भारी क्षतिपूर्ति राशि उस पर आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त जर्मन सैनिक क्षमता घटाई गई एवं उस युद्ध अपराध की धाराएं थोप दी गईं। हिटलर ने इस अपमान का बदला लेने के लिए वर्साय की संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करना प्रारंभ किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा वो वर्साय संधि की असमान शर्तें थी, जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध को वातावरण पूरी तरह तैयार कर दिया। आठवां कारण है राष्ट्रसंघ की निर्बलता। राष्ट्रसंघ कुछ छोटे राज्यों के विवादों को सुलझाने में तो सफल रहा, परंतु बड़ी शक्तियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने में असफल रहा। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता स्थापित करना था। जापान द्वारा 1931 में मंचूरिया पर एवं 1937 में चीन पर आक्रमण के समय राष्ट्रसंघ विफल रहा। इसी प्रकार इटली का अबिसिनिया पर एवं हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि पर आक्रमण के समय भी राष्ट्रसंघ की विफलता परिलक्षित हुई, जिससे कि अब जर्मनी, इटली जैसे विरोधी राष्ट्रों को अपना उग्र रूप दिखाने का मौका मिल गया, क्योंकि राष्ट्रसंघ की निर्बलता उनके सामने सिद्ध हो चुकी थी। नवा कारण है स्पेन में गृह युद्ध। 1936 में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में गृह युद्ध आरंभ हुआ। जर्मनी एवं इटली ने जनरल फ्रैंको को सैनिक एवं आर्थिक सहायता दी। इस गृह युद्ध के समय इंग्लैंड और फ्रांस के आपसी मतभेदों के कारण राष्ट्रवादी पक्ष को समर्थन नहीं मिल सका। जर्मनी एवं इटली के सहयोग से जनरल फ्रैंको तानाशाह सरकार स्थापित करने में सफल रहा। इस कारण से यूरोप में तानाशाही प्रवृत्ति को बल मिला। यह प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए घातक सिद्ध हुई। 10वां कारण है शस्त्रीकरण की होड़। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सभी देशों ने हथियार निर्माण पर अधिक बल दिया। इससे यूरोप में शस्त्रीकरण की होड़ शुरू हुई तथा अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाने लगा। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान आदि देशों में बड़े पैमाने पर युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक आदि का निर्माण हुआ। हथियारों की इस होड़ में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सौहार्द एवं सद्भावना को आघात पहुंचा। 11वां कारण है युद्ध की तैयारियां। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात युद्ध के भय के कारण अगले संभावित युद्ध के भय से तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उदाहरण के लिए फ्रांस ने जर्मनी की ओर से अपनी सीमा पर भूमिगत किलेबंदी करना प्रारंभ किया। इससे मैजिनो लाइन कहते हैं। इसी प्रकार जर्मनी ने फ्रांस की ओर अपनी सीमा की किलेबंदी की, जिसे सिगफ्रेड लाइन कहते हैं। ये तैयारियां उस संभावित युद्ध के लिए थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में लड़ा गया था। और इन कारणों के बाद जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना था, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे।